हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे। हमारा फूड माइक्रोबायोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा था यूनिट नंबर सेकंड, उसमें मैंने आप सभी को क्या बताया था कि यूनिट नंबर सेकंड के अंदर मुख्य रूप से हम बात कर रहे थे फैक्टर इफेक्टिंग। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने फूड का टाइप्स बताया टाइम ऑफ स्पॉलेज के हिसाब से। उसके बाद में इफेक्टिंग कारक मैंने बताया, उसमें से 2 इफेक्टिंग कारक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं पहले वाली क्लास में, पीएच, और दूसरा मैंने जो करवाया था रेडॉक्स पोटेंशियल या रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला हमारा इफेक्टिव कारक जो है फूड माइक्रोबायोलॉजी का मुख्य रूप से पार्ट नंबर 3 के अंदर हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि पोषक तत्व। आप चाहे किसी भी पोषक हम बात करें, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख लो, जब वो किसी फूड को खराब करेगा, किसी भी भोजन सामग्री को खराब करेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा? या तो कार्बोहाइड्रेट लेगा या फैट वहां से लेगा, या मैं बात करूं फैट के साथ साथ वहां से हम बात करें तो फैट के साथ साथ वहां से प्रोटीन लेगा। तो मान लीजिए मुख्य रूप से मैं बात करूं आपसे कि मुख्य रूप से कि पोषक तत्व कैसे इफेक्ट करता है, पोषक तत्व कैसे इफेक्ट करता है, मैं एक इस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पोषक तत्व किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। मुख्य रूप से हम बात करें तो पोषक तत्व जो इफेक्ट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए ब्रेड का टुकड़ा है या कोई फूड का टुकड़ा है, कुछ भी मान लीजिए, इस पर रासायनिक संगठन के हिसाब से हम बात करें, किसके हिसाब से बात करें? रासायनिक संगठन के हिसाब से हम बात करें। आप समझने की कोशिश करना डियर स्टूडेंट, रासायनिक संगठन के हिसाब से हम बात करें तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा और मुख्य रूप से प्रोटीन भी होगी, क्योंकि फूड सामग्री हमारे को चाहिए, कोई ब्रेड चाहिए तो ब्रेड से हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलती है, प्रोटीन भी, क्योंकि अब जैसे गेहूं के आटे का में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है, तो लिपिड मिलता है। ये सारी कंडीशन इनको जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं, इनको ग्रोथ करने के लिए, भोजन पर ग्रोथ करने के लिए, यदि उस फूड सामग्री में अच्छा पोषक कंटेंट है, अच्छा न्यूट्रिएंट है, तो वो जरूर उस पर उसको लेने के लिए, भोजन के रूप में लेने के लिए जरूर उसको क्या करेगा? स्पॉलेज करेगा, उस भोजन को क्या करेगा? खराब करेगा, क्योंकि वो अपनी वृद्धि करेगा, वहां पर अपनी लाइफ साइकिल चलाएगा, तो इस अकॉर्डिंग वो भोजन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खराब होता जाएगा। तो मुख्य रूप से मैं पोषक तत्व किस तरीके से आपको ये नुकसान पहुंचाते हैं। जितने भी सजीव हैं उनको जीवित रहने की आवश्यकता होती है। अब देखो, जितने भी सजीव हैं पृथ्वी पर, जितने भी सजीव हैं उनको जीवित रहने के लिए, सजीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में सजीव को जीवित रखने के लिए पोषक तत्वों की नहीं, पोषक तत्वों से क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। अर्थात ऊर्जा किससे मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी पोषक तत्व से। किससे मिलेगी? पोषक तत्व से। अब पोषक तत्व क्या? जैसे मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस इस ब्रेड के टुकड़े के ऊपर, ये जो रोटी का टुकड़ा इस पर ग्रोथ करेगा, तो कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि उनको कार्बोहाइड्रेट लेने के लिए, अपना भोजन लेने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो कई बैक्टीरिया दूसरों पर परपोषी के रूप में, पैरासाइट्स के रूप में रहता है, चाहे प्लांट के ऊपर हो, चाहे ब्रेड के टुकड़े के ऊपर हो, चाहे मनुष्य में डिजीज के रूप में हो, चाहे एनिमल में डिजीज के रूप में हो। तो कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेंगे? इस ब्रेड के टुकड़े पर किसको? केमिकल कंपोजिशन संगठन को खराब करेंगे। यानी कि यहां से क्या लेंगे? या तो कार्बोहाइड्रेट लेंगे। क्या लेंगे? कार्बोहाइड्रेट। या कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन लेंगे, और प्रोटीन के साथ साथ मैं बात करूं फैट। तो मुख्य रूप से ये भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के रूप में लेंगे। और पोषक तत्वों से क्या मिलती है? सजीव को एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ऊर्जा जो मिलेगी वो कहां से मिलेगी? इनको जो ऊर्जा मिलेगी वो कहां से मिलेगी? ऊर्जा जो कहां से मिलेगी? वो मिलेगी डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, कहां से मिलेगी? वो मिलेगी पोषक तत्वों के रूप में। किससे मिलेगी? पोषक तत्वों के रूप में।
अब मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट कॉमन सोर्स होता है उनका मोनोसेकेराइड, यानी कि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हम बात करें जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे क्या है कार्बोहाइड्रेट लेना है, क्या लेना है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट लेने के लिए मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए क्या होता है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए जो कार्बोहाइड्रेट वो किस रूप में लेते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होती हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो जैसे मोनोसेकेराइड के रूप में हम बात करें, किसके रूप में बात करें, मोनोसेकेराइड, एस का मतलब एस हो गया। डाइसेकेराइड के रूप में बात करें तो डाई का मतलब एस, और पॉलीसेकेराइड के रूप में बात करें किसके रूप में, पॉलीसेकेराइड के रूप में। तो 3 कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की पाई जाती है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मुख्य रूप से पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड के मोस्टली बैक्टीरिया, जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया क्या करते हैं, मोनोसेकेराइड के रूप में, यानी कि मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट किस रूप में लेते हैं, मोनोसेकेराइड के रूप में, और वो क्या होती है, ग्लूकोज होती है। क्या होती है, ग्लूकोज। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया जो होते हैं पोषक तत्वों के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो मोनोसेकेराइड के रूप में ही लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज के रूप में। मोनोसेकेराइड क्या हो गई, ग्लूकोज के रूप में। तो आपको ये ध्यान रखना कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया ऊर्जा के रूप में फूड से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, और मोस्ट कॉमन किससे मिलती है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड बैक्टीरिया है। कौन सा है, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है। और मोनोसेकेराइड के रूप में जो बैक्टीरिया है वो क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं मोस्ट कॉमनली। जैसे स्यूडोमोनास, बेसिलिस जो है, ये मुख्य रूप से जो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, अब दूसरा होता है डाइसेकेराइड, दूसरा जो होता है डाइसेकेराइड। अब जैसे इसमें आते हैं लेक्टोज। अब लेक्टोज क्या है, लेक्टोज किसमें आती है, डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में। अब हर कोई बैक्टीरिया डाइसेकेराइड के रूप में नहीं लेगा, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस जो होते हैं वो पोषण के रूप में क्या लेते हैं, लैक्टोबैसिलस। जैसे कौन सा आ गया, लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस जो हैं ये मुख्य रूप से, जो लैक्टोबैसिलस हैं ये मुख्य रूप से ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में लैक्टोबैसिलस किसको लेते हैं, लैक्टोज को लेते हैं। और मोस्ट कॉमनली ज्यादातर वायवीय जो बैक्टीरिया होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में लेते हैं, अपने भोजन के रूप में, पोषक तत्वों के रूप में कार्बोहाइड्रेट के रूप में किसे लेते हैं, ग्लूकोज को। लेकिन जैसे लैक्टोज को भी कई ऐसे बैक्टीरिया जो लेते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस के बारे में मैंने बात की, और लैक्टोबैसिलस जो हैं वो मुख्य रूप से करते हैं। दूसरा पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड में जैसे सेलुलोज आ गया, तो ये मुख्य रूप से सेलुलोज, लैक्टोज, ये मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जो हैं ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के रूप में जब किसी ब्रेड के, किसी फूड सामग्री पर ग्रोथ करते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। केमिकल कंपोजिशन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, फैट और मुख्य रूप से हम बात करें प्रोटीन जो होते हैं उनको लेने के लिए वो उस फूड के, उस रोटी के टुकड़ों पर क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो इस तरीके से वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए यहां पर इस ब्रेड के ऊपर क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। और एनर्जी के रूप में वो किस किस को लेता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में मुख्य रूप से जो मोनोसेकेराइड जो होती है, ग्लूकोज होती है, मुख्य जितने भी मोस्टली कॉमन बैक्टीरिया होते हैं वो ग्लूकोज, लेकिन जैसे लैक्टोबैसिलस आ गया, ये जो होते हैं ये डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के रूप में लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो दूसरा जो आता है जैसे स्यूडोमोनास और ज्यादातर वायवीय जो होते हैं, स्यूडोमोनास और ज्यादातर जो वायवीय होते हैं, फैट को कौन लेता है, जैसे मुख्य रूप से स्यूडोमोनास और बेसिलिस, ये जो होते हैं
ये मुख्य रूप से क्या लेते हैं, मुख्य रूप से पोषक तत्वों को किसके रूप में लेते हैं, फैट के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं, फैट के रूप में भी लेते हैं। तो इस तरीके से मैं बात करूं कि ये मुख्य रूप से एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी की लेने के लिए मुख्य रूप से जो प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि जो भी कोई भी सजीव होगा उसमें को लिए, उसके लिए एक पोषक तत्व न्यूट्रिएंट अवेलेबल ऑफ न्यूट्रिएंट, अवेलेबल ऑफ न्यूट्रिएंट, तो वो भी इफेक्ट करता है। मान लीजिए ब्रेड के टुकड़े का जो केमिकल कंपोजिशन मैंने देखा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है, प्रोटीन भी पाई जाता है, फैट भी। तो उनको लेने के लिए वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं और कई वायवीय जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोनोसेकेराइड के रूप में ग्लूकोज को लेने के लिए, अपना भोजन संचित करने के लिए ग्लूकोज को लेते हैं। कई लैक्टोबैसिलस के रूप में लैक्टोज को लेते हैं, कई डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। फैट को जैसे मैं बात करूं, फैट के लिए स्यूडोमोनास बेसिलस आ गया। तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए माइक्रो जो भी सूक्ष्म तत्व वो एनर्जी प्राप्त करेंगे तो वो प्राप्त करेंगे पोषक तत्वों से। और पोषक तत्वों का मतलब होता है कि वो कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेंगे, फैट से एनर्जी लेंगे और मुख्य रूप से किससे एनर्जी लेंगे, प्रोटीन से एनर्जी लेंगे। तो इस रूप से पोषक तत्वों की भी मुख्य भागीदारी होती है इफेक्टिंग फैक्टर में। किसमें, इफेक्टिंग फैक्टर में। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पोषक तत्वों के बारे में बताया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो मैं बात करने वाला हूं फैक्टर इफेक्टिंग जो है वो अवेलेबल वाटर है। कौन सा वाटर है, अवेलेबल वाटर। सर अवेलेबल वाटर, उपलब्ध जल किस तरीके से मुख्य रूप से इफेक्ट करता है, मुख्य रूप से उस पर ग्रोथ करेगा। अवेलेबल वाटर का मान आपको याद रखना, सभी का मान लिखा रहा हूं मैं। कौन सा सूक्ष्म जो किस अवेलेबल वाटर पर, उस केमिकल कंपोजिशन पर इतना अवेलेबल वाटर होगा तो ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से इस पर ग्रोथ करेगा, मोल्ड्स मुख्य रूप से ग्रोथ करेगा, फंगस मुख्य रूप से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, इसके अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि मुख्य रूप से कौन कौन से यहां पर करते हैं। ठीक है, तो आगे मैं बात करने वाला हूं यहां पर ठीक है, आगे मैं बात करने वाला हूं आपकी अवेलेबल वाटर के लिए। किसके लिए, अवेलेबल वाटर के लिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अवेलेबल वाटर के लिए मुख्य रूप से उपलब्ध जल। उपलब्ध वाटर, अवेलेबल वाटर, AW से इसको इंकित करते हैं। अगला फैक्टर है अपना अवेलेबल वाटर के रूप में मैं बात करूं, अवेलेबल उपलब्ध जल के रूप में मैं बात करूं तो उपलब्ध जल जो है इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको हम जो डिनोट करते हैं वो AW से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, मुख्य रूप से इसको इस तरीके से लिखा जाता है, AW से डिनोट करते हैं। AW से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो मुख्य रूप से आपको अवेलेबल वाटर का मान याद रखना होगा कि मुख्य रूप से किसका अवेलेबल वाटर का मान कितना होता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूं प्योर वाटर के लिए, किसके बारे में बात करें, प्योर वाटर के लिए मैं बात करूं तो उसमें जो अवेलेबल की मात्रा होती है, प्योर वाटर, प्योर वाटर जो होता है उसमें जो अवेलेबल, जो मुख्य रूप से मैं बात करूं अवेलेबल वाटर जो है प्योर जल का कितना होता है, वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी कंडीशन में मैं बात करूं, दूसरी कंडीशन में देखें तो मुख्य रूप से मैं बात करूं आगे तो दूसरा जो है मुख्य रूप से सीरियल क्रॉप्स जो होती है, कौन सी क्रॉप होती है, सीरियल क्रॉप्स। और सीरियल क्रॉप्स की जो अवेलेबल वाटर की कैपेसिटी होती है वो आपको पता होना चाहिए कि सीरियल क्रॉप्स की कितनी होती है। तो वो सीरियल्स हो गया, शुगर हो गया, साल्ट हो गया, यानी कि यहां पर शुगर साल्ट और लिख सकते हो, शुगर हो गया, साल्ट हो गया,
तो ये मुख्य रूप से शुगर साल्ट हो गया। इनकी जो अवेलेबल जो मात्रा है 0.1 से 0.1 से टू 0.2, 0.1 से 0.2, ये शुगर और साल्ट यानी कि फर्स्ट प्योर वाटर की आपको बता दिया, दूसरा इसका बता दिया। तीसरा मैं बात करूं, इसकी जो तीसरा जो मान है वो मुख्य रूप से हनी और चॉकलेट, हनी और चॉकलेट, इनका जो अवेलेबल, हम इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं अवेलेबल मान, अवेलेबल वाटर का मान जो है वो इस तरीके से, प्योर वाटर का एक हो गया 0.1 से 0.2, हनी और चॉकलेट का जो हो गया वो कितना हो गया, शहद और चॉकलेट का मुख्य रूप से हम बात करें तो वो होता है 0.6 से लेस देन 0.6। उसके बाद में मैं बात करूं जैम और जेली के बारे में, किसके बारे में बात करूं, जैम और जेली के लिए। तो जैम और जेली के लिए मैं मुख्य रूप से बात करूं तो जैम और जेली के लिए कितना होता है अवेलेबल वाटर का मान जो होता है वो होता है जैम और 0.6 से 0.8, 0.6 से 0.85, तो ये हो गया। उसके बाद में मैं बात करूं टोमेटो, जो मिल्क है, दूध के लिए आपसे पूछे तो दूध के लिए अवेलेबल वाटर का मान आपको पता होना चाहिए। दूध के लिए अवेलेबल वाटर का मान कितना होता है, दूध के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 0.35 से आपको पता होना चाहिए 0.93, कितना होता है 0.93। तो इस तरीके से टोमेटो जो है, टोमेटो सॉस हैं, और टोमेटो सॉस का जो मुख्य रूप से हम अवेलेबल वाटर मान देखते हैं, फ्रूट जूस है या टोमेटो जूस है, ये जो है। दूसरा है फल रस, इनका जो मान होता है वो कितना होता है 0.93 से, आपको मैं बता देता हूं 0.93 से कितना होता है 0.98, ठीक है। तो ये जो मान होता है इस मान के हिसाब से हम बात करेंगे। दूसरा मैं बात करूं, जैसे मुख्य रूप से आपको तीन चीज, अब देखो यहां पे आपको अंतर करके बता रहा हूं किस तरीके से, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, फंगस जो है, फंगस में मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, तो जैसे क्या हो गया ईस्ट हो गया, यहां पर क्या हो गया ईस्ट, और ईस्ट के साथ साथ क्या हो गया मोल्ड्स। इनके मान के बारे में बात करें तो इनका मान का कंपेयर करेंगे हम, क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो जो बैक्टीरिया का अवेलेबल वाटर का मान होता है वो कितना होता है 0.9 होता है, और ईस्ट का जो होता है मुख्य रूप से फंगस जो ईस्ट है उसका होता है 0.8, और मोल्ड का जो होता है वो 0.6। यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी बैक्टीरिया जिसका मान 0.9 है, 0.9 से स्टार्ट हो रहा है, देखो 0.9 से स्टार्ट हो रहा है, मुख्य रूप से ये देखो 0.35 से 0.9, यानी कि यहां पर बैक्टीरिया ग्रोथ करने के क्या होते हैं ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि यहां पर बैक्टीरिया का अवेलेबल वाटर 0.9 तक है, और 0.9 किसका है मिल्क का है, और टोमेटो सॉस और फल रस का भी 0.9 से 0.98 है। यानी कि मुख्य रूप से जो 0.9 के मान में अवेलेबल वाटर जिसका भी आ रहा है उस पर बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा, क्या करेगा बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा, क्या करेगा रे बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। उसके बाद में जैसे फल रस का आ गया, ज्यादातर हम बात करें 0.6, मोल्ड्स का जो है 0.6, तो याद रखना मोल्ड हर प्रकार के फूड के ऊपर ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि उसका जो अवेलेबल वाटर का मान कितना है 0.6 है, कितना है 0.6 है। तो इस तरीके से जैसे 0.6 से कम किसका है चॉकलेट और हनी, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हनी लंबे टाइम तक खराब नहीं होता है। हनी और चॉकलेट जो है, हनी जो है शहद लंबे टाइम तक इसलिए खराब नहीं होता है कि मोल्ड जो है उसका ही अवेलेबल वाटर मान 0.6 होता है, लेकिन हनी का अवेलेबल वाटर मान 0.6 से भी क्या होता है कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता होना चाहिए जल्दी लिक्विड में खराब नहीं होता है। और दूसरा जैसे शुगर, साल्ट, सीरियल्स, क्रॉप जो होते हैं वो जल्दी खराब क्यों नहीं होती हैं, लंबे समय तक स्टोर क्यों कर सकते हैं, पेरिसेबल फूड के रूप में आती है, नॉन पेरिसेबल फूड के स्टेबल फूड के रूप में आती है।
तो स्टेबल फूड के रूप में, क्योंकि उनमें जो अवेलेबल वाटर है वो 0.1 टू 0.2 उसका मान है, जबकि वर्ल्ड में अवेलेबल वाटर 0.6 इससे कम है, इसलिए इस पर मोल्ड्स, बैक्टीरिया, फंगस ग्रोथ नहीं करता है। क्या नहीं करता है? फंगस ये ग्रोथ नहीं करता है। तो ये मान आप लिख लेना, जिस तरीके से बता रहा हूं, जरूर एग्जाम में एक मान पूछा जाता है, इस तरीके से मैंने अंतर करके आपको बता दिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे ओस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब। कौन सा पढ़ेंगे? प्रासरण दाब। ओस्मोटिक प्रेशर अगला हमारा फैक्टर है, ओस्मोटिक फैक्टर ओपी। मान लीजिए ओपी का क्या मतलब है? ओपी क्या कहता है? आपने देखा होगा कि ओपी किसे कहते हैं, ओस्मोसिस प्रेशर किसे कहते हैं, कि कोई भी सोलवेंट होता है, कोई भी सोलवेंट होता है तो वहां पर निम्न सांद्रता से हाई सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से हाई सांद्रता की ओर, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता से, हाँ सॉरी, देखो यहां पर देखो, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर पदार्थों का अभिगमन। किसका अभिगमन? पदार्थों का अभिगमन। और ये जो पदार्थों का अभिगमन है, इसकिन दोनों के, जैसे ही मान लीजिए यहां पर क्या है, यहां पर आपको पता है अधिक सांद्रता का है, जैसे यहां पर शुगर का क्या है, शुगर है, शुगर का विलियन है, शुगर का विलियन है, और इसमें हमने कोई भी बैक्टीरिया सेल डाल दी। क्या डाल दी? बैक्टीरिया सेल। तो बैक्टीरिया सेल डालने के बाद में आपको पता लगा कि जो विलियन है और उसमें घुला हुआ जो सोलवेंट है उसकी सांद्रता क्या है? ज्यादा, क्योंकि सांद्रता यानी कि प्लास्टिसिटी, गाढ़ता, यानी कि यहां पर शुगर का क्या है? विलियन, और इसकी सांद्रता क्या है? कम। सांद्रता क्या है? कम। बैक्टीरियल सेल की सांद्रता कम है, तो कम से अधिक की ओर, निम्न से उच्च की ओर पदार्थों का क्या होगा? अभिगमन होगा। इसे क्या कहते हैं? प्रासरण। इसे क्या कहते हैं? प्रासरण। और इन दोनों के अभिगमन से एक दाब लगता है। क्या लगता है? एक दाब। उसे ओपी, ओस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। अब यहां पर जो इसका जो जीव द्रव्य होगा वो पूरा उस शुगर के विलियन में आकर चला जाएगा, और बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। किसकी वजह से? ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से? ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आपने जीव द्रव्य कुंचन देखा होगा, आपने देखा होगा कि साल्ट डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, कोई भी लिक्विड होता है उसके ऊपर परिरक्षित के रूप में शुगर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ओस्मोटिक प्रेशर के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? ओस्मोटिक प्रेशर के रूप में काम करता है, और इनके बीच में लगना वाला जो होता है, तो इसलिए बैक्टीरिया सेल की जो पूरे जीव द्रव्य हैं जो अंदर की हैं वो पूरे बाहर आ जाएंगे, और कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, यानी कि आकार में क्या हो जाएगी? कम, यानी कि उसमें ओस्मोटिक प्रेशर लगा। कौन सा लगा? ओस्मोटिक प्रेशर लगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसलिए ओस्मोटिक फैक्टर भी क्या है? इफेक्टिंग कारक है। अगला जो मैं बात करूं वो है आपका दूसरा है आपका एक्सटर्नल फैक्टर जो है। एक्सटर्नल फैक्टर में एक ही पढ़ेंगे हम, टेम्परेचर। एक्सटर्नल फैक्टर में हम एक ही चीज पढ़ेंगे, क्या? टेम्परेचर। जैसे आपने देखा होगा साइकोफिल, मीजोफिल, थर्मोफिल, यानी कि जो है बैक्टीरिया जो है 3 प्रकार से ग्रोथ करते हैं। 3 कंडीशन होती है, 3 टेम्परेचर पर बैक्टीरिया मुख्य रूप से ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो मुख्य रूप से जो ग्रोथ करते हैं वो हम टेम्परेचर के बारे में देखेंगे, टेम्परेचर के बारे में। और टेम्परेचर जो है, देखो टेम्परेचर के बारे में देखें तो तापमान के बारे में देखें। किसके बारे में देखेंगे? तापमान के बारे में। ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। अब देखो टेम्परेचर के बारे में देखें तो तापमान, कौन से टेम्परेचर पर कौन सा बैक्टीरिया क्या करता है? ग्रोथ करता है। तो तापमान के हिसाब से बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2 और कौन से होते हैं? 3। तो एक तो हो गया साइकोफिल, मीजोफिल, ये तो होगा थर्मोफिल। लिख लो इसको, तो थर्मोफिल। और एक जो हो गया थर्मोफिल जो हो गया, ये मुख्य रूप से 40 से अधिक टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया ग्रोथ करें,
40 से अधिक टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया ग्रोथ करे वो थर्मोफिल आते हैं। कौन से आते हैं? थर्मोफिल। मीजोफिल मॉडरेट टेम्परेचर, मीजोफिल जो होता है मीजोफिल में क्या है? मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर यानी कि मैं बात करूं तो 30 से 40 से कम, 40 से कम कितना? जैसे मैं बात करूं 20 से 40 के बीच में, किससे? 20 से 40 के बीच में, 20 से 40 के बीच में जो टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं उन्हें मीजोफिल बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजो। एक होता है साइकोफिल। साइकोफिल के बारे में हम बात करें, जो कम टेम्परेचर भी, मुख्य रूप से हम बात करें कम टेम्परेचर पर भी ग्रोथ कर जाए, मुख्य रूप से हम बात करें तो कम टेम्परेचर पर भी क्या कर जाए? ग्रोथ कर जाए, वो क्या कहलाते हैं? साइकोफिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साइकोफिल। अब इनके लिए जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? लो टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, यानी कि लो टेम्परेचर पर ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। लो टेम्परेचर पर यानी कि लेस देन 20। अब इनके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जैसे सूडोमोनास स्पीसीज जो हैं, सूडोमोनास स्पीसीज जो हैं उदाहरण के रूप में वो साइकोफिल के अंतर्गत आती है। किसमें आती है? सूडोमोनास स्पीसीज। सूडोमोनास स्पीसीज। दूसरा मैं बात करूं स्पीसीज जो है, दूसरा मैं बात करूं तो जैसे मॉडरेट मीजोफिल्स के अंदर कौन से आते हैं? मीजोल में बेसिलिस आता है, लैक्टोबेसिलिस आता है, स्टेप्टोकोकस आता है। बेसिलिस, लैक्टोबेसिलिस, लैक्टोबेसिलिस आ गया। जैसे हम बात करें तो ये मुख्य रूप से किस में आते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस आ गया। ये किस में आते हैं? मुख्य रूप से मॉडरेट टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, यानी कि 20 से 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। और जो भी मैं बात करूं बेसिलिस और सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं, बेसिलिस और सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं, ये सल्फर बैक्टीरिया ये कौन से होते हैं? थर्मोफिलिक जो होते हैं, मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो टेम्परेचर में एक तो होता है साइकोफिल, दूसरा होता है मैं बात करूं मीजोफिल, और तीसरा होता है थर्मोफिल। थर्मोफिल मतलब मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो करे, जैसे बेसिलिस और सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद में आपका आ गया मीजोफिल, मॉडरेट टेम्परेचर यानी कि 20 से 40 सेंटीग्रेड के बीच में, जैसे लैक्टोबेसिलिस, बेसिलिस, लैक्टोबेसिलिस, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। उसके बाद में सूडोमोनास स्पीसीज जो हैं वो 20 लेस देन 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी क्या करती हैं? ग्रो कर जाती है। तो इसलिए इसमें आपको मैंने इंपॉर्टेंट इफेक्टिंग फैक्टर के बारे में बताया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर बता दिया, अवेलेबल वाटर मैंने आपको बता दिया, पोषक तत्व बता दिया आज की क्लास में। तो उनके मान याद रखना, उनके इफेक्टिंग कैसे करते हैं वो बेसिकली आपको पता होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।